वज़ीर आला मोहतरम से भी गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस वक्त विधायी जो कार्य हमें करने हैं उसका अवसर पर्याप्त हमको मिलना चाहिए। एक तो ये है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि प्रश्न उत्तर काल की अवधि को आप बढ़ाएं, हालांकि जरूरत है। आप फौरन ये कह देंगे कि पार्लियामेंट में भी तो 1 ही घंटे का प्रश्न उत्तर काल होता है। हमारा विधायी कार्य के अलावा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम विकास को और मौजूदा वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखें। जब विधायक अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग ये नहीं जानते कि आप कानून साजी में और विधायी कार्य में कितना काम किया। लोग हमें पूछते हैं कि सड़कें क्यों नहीं बन पाई, पुल क्यों नहीं बन पाए, अफसर की रिश्वतखोरी पर लगाम क्यों नहीं लगा है, अफसरशाही क्यों हो रही है, स्कूलों में टीचर क्यों नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है। ये सारे सवाल हमसे होते हैं। अगर ये सारे सवाल जनता को करने का हमसे हक है तो इन सवालों का जवाब तलाश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब सदन चल रहा हो तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग सत्ता पक्ष में जो लोग भी होते हैं, विपक्ष में उनकी मर्यादाएं अलग होती है और सत्ता में आते आते उनके तेवर बदल जाते हैं। आप अक्सर ये देखा जाता है कि सदन को छोटा से छोटा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं गुड गवर्नेंस का नारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, मैं इसके लिए साधुवाद दे रहा हूं। गुड गवर्नेंस की जरूरत ही नहीं, हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि हम विधायी कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। और एक बजट सेशन में तो थोड़ा बहुत आप समय दे भी देते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के इतिहास को भी याद करने की जरूरत है कि चाहे मानसून इजलास का सेशन हो या विंटर सेशन हो, 20-25 दिन का सेशन पहले भी चला करता था। लेकिन चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है कि 6 महीने के अंदर में आपको बैठक बुलानी है, तो रस्म के तौर पर हम 2-4 दिन के लिए बुला लेते हैं मानसून में, 2-4 दिन के लिए विंटर में हम बुला लेते हैं। आखिर राज्य के मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय क्यों नहीं है? जनता ने हमें सड़कों पर घूमने के लिए नहीं चुना है। जनता ने बिहार की विकास, बिहार की व्यवस्था, बिहार को अच्छा बिहार बनाने के लिए चुना है। और जब तक इस सदन में हमारी सही उपस्थिति नहीं होगी, हम अच्छे बिहार का सपना नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको अवसर मिलना चाहिए। दूसरा मामला, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के मुखिया हैं और हमारे संरक्षक हैं, हमारे स्पीकर साहब, ये है कि प्रश्नोत्तर काल में अक्सर सरकार मन चुराती रहती है और कहीं न कहीं से कोई बाधा उत्पन्न हो जाए ताकि मंत्रियों को जवाब देने के झमेले में नहीं पड़ना पड़े। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जो प्रश्न भी आता हो पटल पर उसका सही उत्तर हमें मिलना चाहिए। अगर समय नहीं मिल पा रहा हो तो उसका जवाब बाद को भी सुनिश्चित तौर पर हमको मिलना चाहिए। ये होना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि स्पेशल डिबेट का भी रिवाज हम लोगों ने देखा है कि स्पेशल डिबेट हुआ करता था और स्पेशल डिबेट का रिवाज ही खोया खत्म हो गया है। मामला है कि किसी भी बिल पर अगर बहस होती है तो बहस का मतलब यह होता है कि अपोजिशन के लोगों की बातें भी सामने मिली जाएं। सत्ता में आने के बाद बहुत सारी चीजें भूल कर में आदमी भूल जाता है, या फिर नौकरशाहों के समझाने पर या अपनी व्यस्त रहने पर उनको फुर्सत नहीं मिल पाती है। ऐसे वक्त में विपक्ष की आवाज को सुनना जरूरी है। लेकिन मैंने जो अपना छोटा सा मेरा तजुर्बा रहा है, कोमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता है किसी विधायक बिल में। ये क्या मामला है, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। कि मौका मैंने एक बार कहा है, शायद दोहरा कर कह दूं तो इजाजत होगी, कि जो लोग अच्छे सरकार चलाते हैं तो सरकार की हैसियत खूबसूरत दुल्हन की होती है और विपक्ष की हालत आईने की होती है। जो दुल्हन जितनी खूबसूरत होती है वो उतना आईना देखती है और बदसूरत दुल्हन आईने से दूर रहती है। अगर सरकार वाकईतन सक्षम है और सही तौर पर सरकार चलाना चाहती है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को अवसर मिलना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक बात और कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि सरकारी संकल्प हम लाते हैं। सरकारी संकल्प में जाहिर है कि लोकहित के, जनहित के, राजहित की बातें ही होती हैं। तो चाहे आप उसे स्वीकार करें और अस्वीकार करें। एक तो यह है कि ज्यादातर मुद्दे होते हैं स्वीकार करने के लायक, लेकिन सदन में अब तक हमने जो देखा है 99% जो संकल्प है वापस लीजिए, वापस लीजिए। ये वापस लेने की प्रथा क्यों होनी चाहिए? चाहे तो सदन में उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर मतदान के जरिए से उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ये परंपरा, सेहतमंद लोकतंत्र की परंपरा हमारी होनी चाहिए। हम निवेदन करेंगे कि सत्र की अवधि में हमारे तरफ से जो निवेदन दिए जा रहे हो, ध्यानाकर्षण दिए जा रहे हो, कॉल अटेंशन दिए जा रहे हो, उस पर कार्रवाई हो। और एक दर्द की बात चौधरी साहब ने अभी की है,
मैं भी उस दर्द को आपके सामने में रखना चाहता हूं। प्रोटोकॉल क्या है? एक बात कही जाती है कि विधायक बिहार के चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का आदमी होता है, लेकिन क्या सत्य में ऐसा है? आज आपका विधायक दारोगा से बात करने में घबरा रहा है, आपका विधायक वीडियो, डीएम और एसपी से बात करने में घबरा रहा है। तो आखिर हमारी, अगर विधायक कमजोर हो जाएगा, विधायक ही अगर कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र, सिपाही कमजोर हो जाए तो जंग नहीं जीत सकते हैं। अगर विधायक कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं हो सकती है। यह दर्द और पीड़ा की चंद बातें थी। अगर सत्य हो तो इस पर थोड़ी सी नजर डाली जाए। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी। अब मैं संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं श्री राम रतन सिंह जी, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा सीपीआई पार्टी। सर, आपसे अनुरोध है संक्षिप्त में बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस समारोह के उद्घाटनकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार विधानसभा के माननीय सभापति श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति माननीय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती माननीय रेणु देवी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, विधान परिषद, विधानसभा। आज शताब्दी वर्ष के अवसर पर हमें जो कुछ भी कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने तमाम जनता की ओर से आप सबों को पूरी शुभकामना, धन्यवाद। मैं इस अवसर पर कहना एक बात चाहूंगा कि 100 वर्ष बिहार विधानसभा के पूरे हो रहे हैं, यानी शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लेकिन इसमें होना ये चाहिए था कि 100 वर्ष के कार्यकाल में हमने कहां तक प्रगति की, हमारी क्या समस्याएं आज के दौर में वो गांव के अंदर, समाज के अंदर वो देखने को मिल रही है। इन तमाम बातों की चर्चा आज के इस शताब्दी समारोह में होनी चाहिए थी। ठीक कहा गया कि हम माननीय सदस्य लोगों का केवल ये सम्मेलन नहीं है कि हम शताब्दी वर्ष के मौके पर हम इकट्ठा हों और केवल शुभकामना देने का काम करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर, पूरे बिहार के अंदर जो आम जनता के जलते हुए सवाल हैं, उन सवाल को आखिर इस पटल पर नहीं रखा जाए तो कहां रखा जाएगा। और ठीक कहा गया कि जो विरोध पक्ष के लोग हैं, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जब अपनी बातों को, जनता के सवाल को जब यहां उठाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी अनसुनी होती है और उस पर जितनी गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए, इसकी कमी देखने को मिलती है। मैं समझता हूं कि ज्यादा कुछ नहीं कह के मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि विधायी शक्ति आज सही माने में कमजोर होती दिखाई पड़ रही है।
और विधायी शक्ति अगर कमजोर होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र हमारा कमजोर होगा। प्रशासन, बिहार का प्रशासन सही मायने में आज इतना निरंकुश है कि माननीय सदस्य अपनी बातों को अगर उनके समक्ष रखते हैं तो उसकी भी अनसुनी होती है। उसको भी ठिकाने से जो समय सीमा के अंदर उसका निदान होना चाहिए, उसकी कमी देखने को मिलती है। मैं समझता हूं कि शताब्दी वर्ष के मौके पर सही माने में हम तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं इस बात पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के लिए कि बिहार हमारा कैसे आगे आने वाले दिनों में और ऊंचाई पर पहुंचे, इस बात पर हम विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इस शताब्दी वर्ष के मौके पर हम तमाम लोगों की ओर से यही शुभकामना है कि हम बिहार को कैसे आगे बढ़ावें, बिहार को कैसे हम सही दिशा में ले चलने का प्रयास करें और बिहार का मतलब बिहार की जनता का जो जलते हुए सवाल है उसका समाधान हम कैसे ढूंढें। मैं समझता हूं कि आज के इस शताब्दी समारोह वर्ष के अवसर पर यह मुख्य मुद्दा होना चाहिए। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए हमें जो बोलने का मौका दिया गया, मैं अपनी ओर से उन्हें तमाम अपने उपस्थित माननीय सदस्यों को शुभकामना देता हूं और शताब्दी वर्ष के लिए जो आज हम तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया है, तो हम माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को भी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं श्री अजय कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा CPIM से। श्री अजय कुमार, माननीय सदस्य। सभी से मैं निवेदन करूंगी एक बार फिर से संक्षेप में अपनी बात यहां रखें, क्योंकि काफी सारे हमारे माननीय अतिथियों को बोलना है। शताब्दी समारोह विधानसभा के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और इस अवसर पर मौजूद डैश पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी और इस सदन में मौजूद दोनों सदन के सदस्यगण एवं इस विधानसभा के कर्मचारीगण और मीडिया के मेरे मित्रों, जब हम विधानसभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर सेंट्रल हॉल में मना रहे हैं, मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले आपको शुभकामना दें। और मैं समझता हूं कि आज से 100 साल पहले जो इस सदन का गठन जो किया गया, तो जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और उस आधार पर बिहार की जनता के जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, उस पर विमर्श करने के लिए। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि आज मैं जो फील करता हूं कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आज हमें इस शताब्दी समारोह में हम सबों को शपथ लेना पड़ेगा कि आज उसके अंदर जो गिरावट हो रही है उसकी हम रक्षा करें और उसके जो हमारे खास करके जो विधानसभा और विधानमंडल की जो जवाबदेही बनती है, उस जवाबदेही के प्रति हम बिना कोई राग, ईर्ष्या, द्वेष को मन में रखे बगैर हम उसका पालन करें। मैं पहली बार इस सदन में आया हूं, इसलिए बहुत पुराना अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ अनुभव नहीं है। क्योंकि आज टेलीविजन के माध्यम से, आप संचार माध्यम से लाइव करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं, तो उस लाइव को मैं पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा था और तब मैं पाता हूं कि सदन को
जिस रूप में बेबाक तरीके से उठाए हुए सवाल पर विमर्श करना चाहिए या सत्य को स्वीकार करना चाहिए, उसमें कई बिंदुओं के तरफ जोर करके उन चीजों को देखा जाता है और उसकी अनदेखी की जाती है। मैं किसी एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि बीते जो है कई जो आज सदन कई वर्षों से है, 100 साल तो पीछे तमाम पहले के जो मैं समझता हूं कि 50 साल अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद के तमाम साल को मैं उसको जोड़ करके मैं कह रहा हूं। और अगर शताब्दी वर्ष समारोह जो मनाया जा रहा है तो विधानसभा के स्थापना के समझ को, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि जब माननीय अध्यक्ष जी अब वो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने इन चीजों को रेखांकित किया कि इसे हमें ले जाना पड़ेगा नीचे की ओर, गांव तक ले जाना पड़ेगा, समाज तक ले जाना पड़ेगा। और उस उद्बोधन में उन्होंने 3 चीजों की जो चर्चा किया, मैं समझता हूं बहुत ही माकूल वो शब्द है कि बाल विवाह, नशा मुक्त और इसके साथ अपराध मुक्त, ये सभी चीजें बहुत ही माकूल है। लेकिन मैं शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक विनती करना चाहता हूं कि इसको अपने सीने पर हाथ रख करके पहले टटोलना चाहिए। ये सिर्फ कोड़ा मेज के भाषण के सवाल तो नहीं रह जाएंगे। हम कहते जो है वो मुझे करना पड़ेगा। हम शपथ लेते हैं तो उसे हमें खुद से पालन करना पड़ेगा। और मेरी व्यक्तिगत तौर पर मान्यता है कि अगर खुद से हम पालन करना सीख लें और कर दें, सदन के सभी सदस्य, मैं किन्हीं पर आरोप में नहीं लगा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर इसको पूरे बिहार में जो अपील माननीय अध्यक्ष जी ने किया, तब उसको हम निश्चित तौर पर लागू कर पाएंगे। इसलिए मैं तमाम सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। और इसी के साथ जो है एक बात और हम रखना चाहते हैं कि बिहार में डेमोक्रेसी, जनतंत्र जो है बहुत मजबूत है और उसकी सबसे मजबूत जगह पर हम लोग यहां खड़े हैं। इसीलिए उसकी रक्षा के लिए भी आज हमें शताब्दी वर्ष समारोह में सभी सदस्यों को और इस पूरे सदन से मैं उम्मीद करता हूं कि आज शपथ लेना चाहिए और इस ओर जनतंत्र की सबसे बड़े मंदिर में जो हमारी कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम सब मिलकर के पालन करें। जनता के सवाल को यहाँ पर हम उठाएं और उस पर गौर किया जाए और उसका निदान यहाँ से ही निकलेगी और यहाँ से इसकी शुरुआत हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं अवसर आपने दिया, मैं आपको आपके प्रति शुक्रिया करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूँ। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। अब तय कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी से संबोधन के लिए आग्रह है। माननीय कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी। विधानसभा भवन की शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और उप मुख्यमंत्री माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री और पूर्व में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए श्रद्धेय विजय कुमार चौधरी जी, विभिन्न दलों के सभी नेतागण, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधानमंडल के सभी
सदस्यगण, भाइयों बहनों, विधानमंडल के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी भाइयों और बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत उत्साहित करने वाला है और किसी के जीवन में, या चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या कोई भी संस्था जब 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष और शताब्दी पूरा करती है तो एक विशेष अवसर माना जाता है कि ऐसे समय में हम लोग सभी गौरवान्वित होने का ये समय है। और गौरवान्वित होने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको याद करके हम गौरवान्वित होते हैं। शताब्दी में, वर्षों में बहुत दिनों की भागीदारी रही है। इसमें बहुत से माननीय सदस्य बहुत दिनों से सदस्य रहे हैं। इस विधानमंडल के दोनों न किसी सदन के सदस्य रहे हैं। तो उन लोगों का अपना एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर हम कभी याद करते हैं ऐसे समय पर कि किस तरह से हम गौरवान्वित होते हैं, क्या याद करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको याद करने से हमें तकलीफ होती है। तो ये बातें होते, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं जो कि घटनाएं हम लोग के इस संसदीय जीवन के काल में घटी, इसी बिहार में विधानमंडल में। उसमें से एक बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोग के 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार के बंटवारा हुआ तो लोगों को मन में एक निराशा थी कि सभी इंडस्ट्री, सभी मिनरल माइंस और सभी वहां पत्थर पहाड़ सभी उधर चले जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा तो हम लोग के पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे मन में भी एक भावना हुई, क्योंकि मैं भी उस समय रहता था, झारखंड का प्रतिनिधित्व करता था और बिहार विधान परिषद में वहां से जीत करके आता था। उसी समय बंटवारा हुआ तो मेरे समक्ष भी एक समस्या खड़ी हो गई थी, किसको चुना जाए, झारखंड में रहें कि बिहार में रहें। कुछ लोगों ने वहां से कहा, लेकिन दो तरह की बातें बिहार के लोगों के साथ वहां होने लगा कि ये बाहरी लोग हैं, तो हम लोग को भी सुनने को मिला। उन लोगों ने कहा कि यहाँ सत्ता है, हम लोग जिस दल से आते थे उस दल की सत्ता वहां पर थी। फिर भी हम लोगों ने और बहुत से लोगों ने, हम लोग थे, मैं विशेष रूप से, तो सत्ता को छोड़ के मैंने कहा कि सत्ता में मैं नहीं, सत्ता की गोद में नहीं जाऊंगा। बिहार मेरी माता है, मैं माता की गोद में आऊंगा। और यहां मैं ऑप्ट किया और इसमें सम्मान मिला। और हमको याद है बिहार के सम्मान में बहुत से माननीय नीतीश जी राज्यसभा, लोकसभा के कई बार मेंबर हुए, मंत्री भी हुए और वहां पर इनके कार्यकाल में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो कि बिहार को बहुत सम्मानित किया। हम लोग कहते थे कि हम लोग बिहारी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि तुम बिहारी हो तो हम अटल बिहारी हैं, और इससे सम्मानित किया करते थे। तो बिहार की मिट्टी को इस तरह से सम्मान मिला। बहुत से समय में थोड़ी चर्चा हम इसी तरह से कर देना चाहते हैं। हम लोग गए थे अहमदाबाद में, माननीय विजय कुमार चौधरी जी थे, यहाँ स्पीकर थे और मैं बिहार विधान परिषद का सभापति था। तो वहां पर संबोधन करने का मौका मिला हम लोगों को। बिहार की तरफ से माननीय विजय कुमार चौधरी ने जिन्हें अच्छा संबोधन किया, बहुत चर्चा हुई। एक बात की चर्चा, जैसा कि पूर्वज जी ने भी कहा कि अपने सदस्यों का सदन के अंदर बाहर में क्या आचरण होना चाहिए, इसके बारे में एक चर्चा बिहार विधान मंडल में होना चाहिए और एक बनना चाहिए। तो मुझे याद है कुछ दिनों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, तो एक शॉर्ट पीरियड में तो वहां एक समिति बनी हमारे यहाँ विधान परिषद में, आचार समिति बनी, जिसकी चर्चा वहां पर हुई। वहां पर जब संबोधन हुआ मेरा भी, तो उसकी चर्चा हमने बड़ा जोरदार तरीका से किया और मैंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक आचार समिति बनी है, तो उसका बड़ी लोगों ने स्वागत किया। और ये बिहार जैसे एथिक्स कमेटी दूसरी जगह बनाई गई
और बिहार को उसमें सम्मान मिल गया प्रथम होने का। ऐसे बहुत चीज में प्रथम होने का सम्मान मिला जिससे कि हम गौरवान्वित होते हैं। तो वहां सम्मान मिला और उससे भी अधिक हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करने लगे तब जब उस कमेटी की चर्चा वहां पर हुई। और चर्चा के बाद जब हम लोग बिहार आए तो महाराष्ट्र के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, उड़ीसा के लोग, राजस्थान के लोग, सब लोगों ने आकर कहा कि किस तरह की कमेटी बनी है, किस तरह की यहाँ आचार समिति बनी, वो हम चाहते हैं उसकी तर्ज पर अपने यहाँ भी वो लोग एथिक्स कमेटी नाम दिए इंग्लिश में, उस तरह की कमेटी हम लोग बनाना चाहते हैं। तो समझिए उस तरह से हम लोग को कितना हम लोग गौरवान्वित हुए, कितने गौरवान्वित हुए, जबकि ये लगा कि बिहार हमारा प्रथम ये इसमें स्थान प्राप्त किया है। और इस तरह से बहुत से समय आए जब बिहार का बंटवारा हुआ। इसके बाद जब बिहार का बंटवारा बंगाल से और उड़ीसा से हुआ, उस समय भी जो एक तीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया, हम कहते हैं कि आविष्कार किया कि यहाँ बिहार दिवस नहीं मनाया जाता था। और बिहार दिवस नहीं मनाया जाता था तो एक 22 मार्च को हम लोग इनके प्रयास से और इनके इससे 22 मार्च को हम लोगों ने बिहार दिवस मनाना शुरू किया बहुत धूमधाम से। इधर कोरोना के वर्ष में हम लोग नहीं मना सके हैं, लेकिन ये शुरुआत हुई और ये भी हमारा ये क्षण था कि हम लोग इसके लिए गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बिहार का भी एक दिवस है, बिहार दिवस है। तो ऐसे ऐसे क्षण आते हैं इनमें। और हम लोगों ने देखा है अपने इस 30 वर्षों के संसदीय और इस जीवन में कि बिहार से, इसी सदन से बहुत लोगों की प्रतिभाएं यहाँ से हुई और बिहार से ऐसी प्रतिभाएं यहाँ से उभरी जो कि हमारी धरोहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लोकनायक जयप्रकाश जी हुए यहाँ पर, और एक और व्यक्ति जो कि आता है अपने समाज से और उस समय के ये में शासन में बहुत पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से आता है। और वो आदमी इतना उसका व्यक्तित्व आगे बढ़ा कि पूरे बिहार के लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी उस समय के, और ये हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल तेजस्वी जी, ये सब लोगों ने भी और पूर्वे जी ने, सब लोगों ने मिल करके और एक बार यहाँ से एक आवाज उठी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोरदार तरीका से आवाज उठाई कि माननीय जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये आवाज यहाँ से उठी और इसके लिए हम लोग गौरवान्वित होते रहे। आज भी कहीं जाते हैं तो हम उस बिहार के हैं और वो भारत रत्न मिलना चाहिए। आज इस विशिष्ट अवसर का उपयोग करते हुए इस मंच से मैं भी उस समर्थन करते हुए मांग करता हूं, बिहार के उस लाल को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, जाना चाहिए। और ऐसे ही शब्द आते हैं और हम लोग ये करते हैं। इसमें बिहार के लिए सारे लोगों का मोटो यही है कि बिहार का उत्थान हो। इसमें कोई एक आदमी भी नहीं चाहता होगा कि बिहार का उत्थान नहीं हो, लेकिन रास्ते अलग है, पहुंचने के हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ बिहार का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, ये किसी पार्टी का उत्सव नहीं है, ये बिहार का उत्सव है। और इस भवन का 100 बरस हो रहा है आज। और भवन क्या है, ये हम लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर और जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए हैं, उनकी बहुत सी चीजों को याद करके हम गौरवान्वित होते हैं। और इसीलिए ये केवल भवन की बात नहीं है, ये हम लोग के कार्यकलापों का मूल्यांकन करता है, पूरा देश करता है और पूरा हमने बिहार की जनता करती है मूल्यांकन हम लोगों का कि हमारा क्या आचरण हो रहा है। तो इसलिए एक आग्रह है, संक्षेप में चूंकि बहुत समय बीत गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होना है, तो इसलिए इस बार मैं आग्रह करता हूं, सदन जब चले तो बाहर में ये जाना चाहिए कि सदन, देखिए हम लोग जाते हैं कहीं पर कॉन्फ्रेंस में तो वहां पर एक एवरेज होता है कि किस स्टेट में, किस राज्य में कितने दिन तक सदन चला साल भर में। और उसमें अहमदाबाद में जब बैठक हो रही थी तो हम लोगों के राज्य में बिहार में आया कि बिहार में एवरेज बहुत दिनों तक ये सदन चलता है और शांतिपूर्ण ढंग से चलता है। कभी कभी तो होता, नोक झोंक होती है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ये बिहार में आया तो सच मानिए उस समय हम लोग का सीना चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है।
यहाँ एक प्रचलित है कि सीना 36 इंच का 56 इंच का हो जाता है। तो सचमुच इस तरह की जब घटना होती है तो हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं। और मेरा एक आग्रह है, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति होने के नाते, इस विधानमंडल के एक महत्वपूर्ण पद है, उसके नाते आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आने वाला सत्र जो चले, लंबा सत्र है जिसकी आप मांग भी करते रहे हैं, उस सत्र में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बहुत से कार्यों को और बहुत से विषयों को लावें यहाँ पर, और उसका कुछ समाधान निकल कर जाए, ताकि ऐसा लगता है कि जो काम हो रहा है यहाँ बिहार में उसका सभी समर्थन सभी मिल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रगति का काम हो रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इतने देर तक ये सदन अभी चला, आगे भी चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन बाकी है और सेकंड तरफ से मैं और भी चलेगा। एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं कहना चाहता हूँ, और सभी है, माननीय विजेंद्र यादव जी जो कि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो है, मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बिहार विधान परिषद में कुछ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का चयन हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत पारदर्शी तरीका से आपका होना चाहिए, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं उस काम में हमने दिखाया कि महिला सशक्ति का कारण, एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक लड़की आई अति पिछड़ा वर्ग से, वो लड़की आई हमारे पास अपनी मदर के साथ में और सिफारिश लेकर आई, बिना किसी के साथ भी अपने अकेले आई, और अकेले आई तो हमसे वो बोलती है कि ये लड़की है, इसका क्या, रोने लगी। हमने कहा कि स्वस्थ होकर बात कीजिए। रोने लगी तो कही कि इसका नवंबर में 2019 के नवंबर में इसकी शादी हुई और दिसंबर में एक्सीडेंट होगा, इसके पति का देहांत हो गया। तो देहांत हो गया तो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि इसको भरण पोषण के लिए आप नौकरी इसको दीजिए। तो कहा, इन्होंने कहा कि होना चाहिए ये पारदर्शिता से, लेकिन हमने कहा उसको, एक बात निकल गई मुंह से, कितनी पढ़ी लिखी हो? बोली कि बीए है। हमने कहा कि तुम पुनः शादी क्यों नहीं कर लेती हो? पुनः शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अभी तो उम्र भी है, अच्छा शालीन हो, पढ़ी लिखी हो, शादी कर ली। इस पर वो चुप हो गई और एक ऐसा प्रश्न डाली तो हमने कहा कि सचमुच महिला सशक्तिकरण हो रहा है। हमारे ऊपर कही, हमने कहा कि शादी कर लो। कहा कि अपने बल पर हम अब जीवन बिताएंगे। और मैं सभापति जी मैं आग्रह करते हो कि अगर हम राजपूत की बेटी होते तो शायद ये बात नहीं कहते हमसे। हम अति पिछड़ा के हैं इसलिए कह रहे हैं। मैं शर्मिंदा हो गया कि हमको इस ब्याह से हम नहीं कहे थे बेटी। हमने इसलिए कहा कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है, तुम कर लो। कहते कि हम पोछा भी कर लेंगे लेकिन दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर था। इस तरह की सशक्तिकरण, इस तरह की भावना हमारी महिलाओं में आई है। तो मैंने कहा कि ये चाहे हो पक्षपात भी हो, पक्षपात हो तभी भी मैं तुमको नौकरी में जरूर रखूंगा। कोई हमारे ऊपर उंगली भी उठाएगा तभी भी मैं रखूंगा। और उसको मैं मुख्यमंत्री के सामने इसलिए कहता हूं कि हमको नहीं कहेंगे कि आपने पक्षपात किया है। ऐसे विषयों में जरूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं सर आपको। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को कि आप आए और इस अवसर पर, शताब्दी वर्ष के अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। आज के शताब्दी समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी,
बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अभी माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, आज के इस कार्यक्रम में संक्षेप में ही सही अपनी बात रखने वाले माननीय श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्री अजीत शर्मा जी, श्री अवध बिहारी चौधरी जी, श्री विजय शंकर दुबे जी, जनाब महबूब आलम साहब, जनाब अख्तरुल इमाम साहब, श्री राम रतन सिंह जी, श्री अजय कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय पूर्व मंत्रीगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण और सभी विधायक दलों के अन्य सभी पदाधिकारीगण, बिहार विधानसभा के सचिव श्री राजकुमार सिंह जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सचिव श्री विनोद कुमार जी, अन्य सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, प्रिंट और एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने शताब्दी समारोह का आयोजन किया और इस भवन का निर्माण आज जिसमें बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद है, उस समय तो विधायी परिषद कहलाता था और उसका जो भवन का निर्माण 1920 में करने का निर्णय हुआ और 1921 में वो बनकर के तैयार हुआ, आज ही के दिन 7 फरवरी को। तो इसी को देखते हुए कि अब 100 साल पूरा हुआ है, शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाए, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और शताब्दी समारोह के अवसर पर विषय बहुत अच्छा रखा है। लोकतंत्र में जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी भूमिका, ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार लोकतंत्र के कारण ही तो सभी विधायक हैं और विधान पार्षद हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने में उनकी जो भूमिका होनी है उस पर परामर्श, अन्य विषयों पर परामर्श आज शताब्दी समारोह में। और आप जानते हैं कि हम लोग यहां इसके पहले भी काफी कुछ काम होता रहा। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि अब शताब्दी पूरा होने पर नहीं, शताब्दी पूरा होने के पहले ही से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जब से बिहार को एक राज्य का दर्जा मिला था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको भी हम लोगों ने 22 मार्च से करना शुरू किया और अनेक वर्षों से उसको हम लोग कर रहे हैं। और उसी समय में, उसके पहले से हम लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन लगभग 100 साल पूरा हो रहा था जब नए राज्य का गठन किया गया और उसी समय जो विधायी परिषद का निर्माण हुआ, तो उस परिषद को जो 100वां साल शुरू हुआ था, 99 साल पूरा हुआ, उसके बाद से ही जो सारा कार्यक्रम यहां पर कितने बड़े पैमाने पर किया गया था, उस समय अध्यक्ष थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी, उन्होंने अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाया। और सबसे पहले तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी उनको बुलाया, श्रीमती प्रतिमा पाटिल जी को, वो आई थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो एक कार्यक्रम में आए थे और देश के और देश के बाहर के अनेक प्रमुख लोगों को, विद्वत जनों को आमंत्रित किया गया था और किस तरह से एक कार्यक्रम हुआ था और उस समय जो एक जानकारी उन्होंने ली, कौन थे उस समय के विधायी परिषद के सदस्य, कहां के रहने वाले थे, अलग अलग स्तर पर जब इसका फिर विकास हुआ, पहले तो उपराज्यपाल मनोनीत हुए, लेकिन उसके बाद जब इसको और इसका दर्जा बढ़ाया गया तो उसमें राज्यपाल का उस समय नियुक्ति हुई थी
तो उस समय से तो जो विधायी परिषद था उसकी संख्या और बढ़ी थी। तो एक एक चीज की जानकारी उन्होंने ली, सब जगह से, इंग्लैंड से, कहां से, एक एक तरह की जानकारी ली गई। और आप में से अनेक जो लोग हैं, सब लोगों को मालूम होगा कि कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कितनी नई नई बातें की गई। और जो पहली बार मीटिंग हुई थी, जो बना था विधायी परिषद, उसके लिए कोई भवन नहीं था, लेकिन 13 में 20 जनवरी को सबसे पहले मीटिंग पटना कॉलेज में हुआ था। अब उसके पहले एक धारणा थी कि कहीं और हुआ है, लेकिन उस पर भी पूरा अनुसंधान किया गया और यही नतीजा निकला कि नहीं, पटना कॉलेज में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और उस दिन यानी 20 जनवरी 13 को वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस तरह से वहां पर भी एक विशेष बैठक की गई। तो जो कुछ भी उन्होंने किया था ताराकांत झा जी ने, और हमको वो चीज बिल्कुल याद है। उस दिन जो मीटिंग हुई थी तो उसमें रामाश्रय बाबू थे, और रामाश्रय बाबू कितना दिन तक मंत्री रहे। और जो उस दिन बैठक हो रही थी, और उस दिन ये पता चला कि 50 साल से ये विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य रहे। जब सबसे पहले 50 साल पहले रामाश्रय बाबू थे, इतनी खुशी हुई थी कि आज 100वां साल के लिए बात हम लोग कर रहे हैं और एक व्यक्ति है जो 50 साल से यहां पर है। तो एक एक चीज पर उस समय जो चर्चा हुई थी आज मुझको याद पड़ता है, और अनेक चीजों के बारे में जो जानकारी ली गई, ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसके पहले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी शुरू किया था कि भाई जब यही बिल्डिंग बनी और अब तो इसका 100 साल पूरा हो गया, अब उसमें भी इन्होंने पिछले 2016 से ही अनेक कार्यक्रम इस 7 फरवरी को करना शुरू किया था। और जब इसका हम लोगों ने विस्तार किया, जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की जो बिल्डिंग है, अब उसका जो और हम लोगों ने विस्तार किया, और आप आज जहां बैठे हुए सेंट्रल हॉल बना, कितना इसका विस्तार किया गया। तो इनकी इच्छा थी कि इसका उद्घाटन भी उसी दिन करें। तो हमने कहा था इनको कि अरे अंग्रेज ने बनाया था और ये तो इधर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपकी इच्छा है तो उसी दिन करिए। तो इसका इन्होंने उस समय भी 6-7 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 6-7 ये फरवरी से। तो ये सब चीज चल रहा था, और अब जब 100 साल पूरा हो गया तब आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। और जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, देखिए, जो भी चाहे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो, ये सब जनप्रतिनिधि ही सिर्फ नहीं है, ये तो सीधे जनता का राज होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का शासन, लोगों को अधिकार मिला है, और चूंकि संख्या उनकी इतनी बड़ी होती है, इसलिए उनके बीच से उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अकेले एक प्रतिनिधि ही नहीं है, वो जितने लोगों की संख्या के आधार पर चुनकर आते हैं वो सब के प्रतिनिधि हैं, सबकी तरफ से उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए लोकतंत्र में जो भी भूमिका है, इसके बारे में तो सब लोगों को समझना ही चाहिए। और जिस तरह से सदन का संचालन होता है, ये तो पहले से चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है, और लोग अपनी बात रखते हैं। सबको मिलकर के काम करना है। सरकार तो बनती है बहुमत के आधार पर, लेकिन जो भी विधान परिषद विधानसभा के लोग हैं, सब लोगों की सरकार है, वो सब सरकार के अंग हैं। सिर्फ सरकार बनाने वाले और सरकार के मंत्री हैं वही सरकार नहीं है, या जो रूलिंग पार्टी है वही सरकार नहीं है। जितने भी विधायक हैं, सभी के सभी सरकार के अंग हैं। तो ऐसी स्थिति में तो सबकी भूमिका है, सबको अधिकार है। लोग अपनी बात नहीं कहेंगे, कहेंगे ही। कभी कभी एक दूसरे को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एक अलग बात है, स्वाभाविक है। ये तो मनुष्य का स्वभाव होता है, इसके लिए वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आज अनेक लोगों ने जो बातें कही, उन सब बातों पर गौर करना, एक एक साथ बात करना। और आज तो शुरुआत की गई है, और अनेक कार्यक्रम होंगे, और कार्यक्रम होंगे, उसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी भी आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। इन सब चीजों के लिए पूरे 1 साल तक इस तरह के कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि सबको मालूम तो हो। हम लोग जो अपने यहां इस तरह की चीजों के आधार पर जो काम शुरू करेंगे,
तो देश भर के लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि यहां पर कॉन्शसनेस कितना है, कितनी जागृति है, इसलिए इस काम को कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई आज शताब्दी समारोह भवन बन गया और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सिर्फ उसको याद करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए, बल्कि उसके साथ साथ हम लोगों को आगे किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए जिसमें लोकतंत्र मजबूत हो और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जन सेवा करें, लोगों की सेवा करें। ये लोकतंत्र आखिर किस लिए है भाई? ये तो जनता का राज है। तो सही मायने में तो आज मालिक कौन है? आज मालिक आम लोग हैं, जनता है, और बाकी लोग जो निर्वाचित होकर के आते हैं प्रतिनिधि और जो सरकार में आते हैं वो उनके सेवक हैं। ये कोई नहीं सोचे कि सरकार में आ गए तो हम ही पावरफुल हैं, बल्कि वो तो सेवक हैं, बाकी सब प्रतिनिधि हैं और मालिक तो जनता है। तो उनकी सेवा करने के लिए सब लोगों को एक मौलिक रूप से बिल्कुल कमिटमेंट होना है। और ऐसा है, हम लोगों के राज्य में इस तरह की बात है, लोग चलते हैं, अपनी अपनी बात कहने का तो सबका अधिकार है और ठीक बात कह रहे हैं। अगर जो भी चुन करके आए हैं अपने क्षेत्र में घूमते हैं, जरूर घूमिए, और अपने क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, यह आपका अधिकार है, और सिर्फ अधिकार ही नहीं है, आपका कर्तव्य है कि आप इन सभी बातों को सार्वजनिक रूप से भी रखिए, और दूसरी बात है जब भी सदन की कार्यवाही हो उसमें भी रखिए। और क्यों नहीं, हम लोग तो पूरे सदन की कार्यवाही को चलाते हैं। अब ये सिर्फ पिछले साल कोरोना का दौर आ गया, एक दूसरी बात है, अभी कुछ दिन के लिए और चल रहा है, अभी भी सब जगह पूरे देश में, दुनिया में अभी भी फैला हुआ है। लेकिन उसके लिए अब जब वैक्सीन का निर्माण हो गया और वैक्सीनेशन, टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, अब पूरी संभावना है कि कुछ ही महीने के अंदर इससे मुक्ति मिल जाएगी। इससे मुक्ति मिल जाएगी फिर तो कोई बात नहीं। और इस बार भी जो सदन की कार्यवाही हो रही है ये पूरे तौर पर हो रही है, सब लोग बिल्कुल काम करेंगे, बातचीत करेंगे, सदन में भाग लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम लोगों ने तो सोच लिया, बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है कोरोना की स्थिति, बहुत ज्यादा यहां पर सब काम किया गया, और वैक्सीनेशन का भी काम, टीकाकरण का भी काम तेजी से हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और अभी पहला फेज चल रहा है, और दूसरे फेज में जो 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण और 50 साल से कम उम्र वाले जो अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनका टीकाकरण और मुफ्त में टीकाकरण, ये सब की तो तैयारी है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ महीने में फिर इससे छुटकारा मिलेगा, इससे मुक्ति मिलेगी। और हम लोग और भी बड़े पैमाने पर, हमारे अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे भाई इसमें क्या है, हम लोग तो जो अभी का बजट सेशन करते हैं ये तो पूरा का पूरा करते ही है, 1 महीना से भी ज्यादा। बाकी का सत्र 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का होता है। आप चाहिए उसको और बढ़ा करके हम लोग करना चाहेंगे, और क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। बल्कि हम तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि आगे की जो कार्रवाई हो उसको और हम लोग कर लें। अगर कोई काम नहीं भी है तो 2 दिन 3 दिन सभी माननीय सदस्यों के लिए ही उनकी अपनी बात रखने का, प्रश्न पूछने का, उसका जवाब देना तो एक काम, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वो अपनी बात रखें, और जिनको भी जिम्मेवारी है सरकार चलाने की उसके बात को बताएंगे, सुनेंगे। सिर्फ जवाब नहीं देना, सुनना भी है। और कभी कभी कुछ लोग जो बात करते हैं, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, जान लीजिए। जब हम लोकसभा के सदस्य, यहां के तो हुए थे ही सदस्य, तो यहां पर तो हम लोग बोलते ही थे। और आप जानते हैं कि उस समय हम तो अलग थे, पार्टी लोकदल में थे, और यहां पर विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी में थे, अनेक अन्य लोग भी और कांग्रेस पार्टी के उस समय के भी, हम उस समय जब हम लोग थे तो उस समय हम लोग आपस में बात करते थे, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। और हम लोग 7-8 आदमी एक साथ हो गए थे, अगर कोई भी आदमी एक सवाल उठाता था सब उसका समर्थन करते थे। और सरकार को शुरू में आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उसका सही ढंग से उत्तर दिया गया। इसमें क्या दिक्कत है? लोग मिलकर के सदन से अपनी बात रखेंगे तो जो भी सरकार है उसका ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि इनकी बातों को करे। तो हम लोगों को कोई और तकलीफ नहीं, और भी इसका ज्यादा देर तक चलेगा सदन तो अच्छी बात है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और जो सदन के अंदर अपनी बात रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को जानना और उसको रखना,
तो ये जरूरी है। और कई बार जो लोग कहते हैं उसका लाभ होता है। हमको अपना विधानसभा के रूप में जब सदस्य तब भी अनुभव है और लोकसभा के भी हम सदस्य रहे तब भी हमको अनुभव है बहुत सारी बातों को सदन में कहने का। लोग मानते हैं, सरकार पर भी असर होता है। और यहां पर आपको हम ये बात आश्वस्त करते हैं कि जो भी बात जेन्युइन होगा, सही होगा, क्यों नहीं हम लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करना ही चाहिए। और मिलकर के काम करना है, मिलकर के बिहार का विकास करना है, ताकि हम लोगों का तो सबसे पुराना इतिहास है। बिहार का इतिहास तो कितना पहले का है। एक एक चीज, कौन सा चीज नहीं है बिहार में, जो कुछ भी है यहां पर का, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाद में हम लोग पिछड़ गए। फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष उसमें कई तरह की बातें होती रहती, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन मिलकर के सब लोगों को एक साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि लोकतंत्र और मजबूत बने, लोकतंत्र के प्रति लोगों का जो समर्पण है वो और भी बेहतर हो सके, और मिलजुल करके हम लोग अपने राज्य की इतनी सेवा करें, देश की ऐसी सेवा कर दें, राज्य को इतना आगे बढ़ा दें कि देश को भी आगे बढ़ाने में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए सब लोगों को मिलकर के आज सब लोग आए। हम लोगों की तो इच्छा थी सब लोगों को बोलना ही है, सब लोगों को बात ही करना है। तो आज अब 100 साल पूरा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कितने जमाने से और एक एक चीज विभिन्न अवसर पर आजादी के बाद जो एक से एक योग्य लोग थे, श्री बाबू से लेकर के कौन अनुग्रह बाबू, कितने लोग थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया, लोगों को किस तरह से अधिकार दिया, अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं की है और उस सेवा के चलते बिहार आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है और बिहार को और आगे बढ़ाना है। और जो हम लोगों का पुराना इतिहास है इसको ध्यान में रखते हुए और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है ये लोकतांत्रिक भावना जो है, अगर समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का माहौल रहेगा तभी तो समाज आगे बढ़ सकता है। कितने लोग होते हैं, आदमी का देखिए, जान लीजिए कुछ स्वभाव होता है। ये मत करिए, जो आदमी पैदा होता है उसमें तरह तरह का स्वभाव होता है। कई तरह के लोग होते हैं, 10% ऐसा होता है जो बहुत ही खास उसकी खासियत होती है, और कुछ लोग होते हैं जिसके लिए आप कुछ भी करिए वो गड़बड़ करेगा ही, उसका स्वभाव ही होता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं कि अगर जिस तरह का काम करिएगा 90% पर बेहतरी का प्रभाव पड़ता है। ये अगर देखिएगा तो अब सब जगह देख लीजिएगा मनुष्य के बारे में, तो कुछ तो इधर उधर करने वाला आदमी होगा ही, क्या कीजिएगा। वो तो आदमी पैदा होता तो होता ही है, याद से नहीं। जो देख लीजिए, पुराने इतिहास को देखिए, जितने लोग धर्म वगैरह के बारे में जानते हैं, अपने अपने धर्म को देखते हैं, उसके बारे में सब कुछ जो जानते हैं, तो देखिएगा कि कुछ लोग कितना गड़बड़ होता है। तो कुछ आदमी तो होता है लेकिन वो एक हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है कि अगर ठीक ढंग से प्रेम, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा माहौल बनता है और बहुत बेहतर ढंग से लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का और सम्मान का भाव रखते हैं, और उससे समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आज की परिस्थिति में मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई इस तरह का कार्यक्रम तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय की राय है कि अनेक कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह से अलग अलग विषयों पर भी हम लोगों को बैठना चाहिए, संयुक्त रूप से बैठना चाहिए, और अनेक प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं दुनिया में, चाहे वो किसी भी दल के हों या दल के बाहर के हों, उनको भी बुला करके उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए और सब लोगों को इससे काफी लाभ होगा। तो जो आप कई कार्यक्रम करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है, जो भी हमारे कुछ नेताओं ने अपनी बात रखी है, हम इतना ही पुनः उनको आश्वस्त करेंगे कि देख लीजिए, विधानसभा हो या विधान परिषद, जो भी आपके मन में लगे कि यह बात सही है, उसको कहने का आपका अधिकार है। और उसमें कोई भी किसी भी इलाके की कोई समस्या अगर वंचित है, उस समस्या को दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का वही धर्म है। और आप तो जानते हैं, हम तो बराबर कहते रहते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है।
आज आप लोगों ने फिर जिम्मेवारी दी है, तो सेवा ही करना ना हमारा धर्म है। तो इसलिए आप जितनी बात को कहिएगा, सेवा ही करना है और लोगों को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं होना पड़े, यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है। इसलिए आज के इस अवसर पर जो आज इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और अनेक चीजों की चर्चा हमारे सभी नेताओं ने, वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही है। मिल करके हम लोग चलें, एकजुट होकर के चलें और लोगों की सेवा करें, तो यही हम लोगों का कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज से ये शुरुआत जो कर रहे हैं 100 साल पूरा होने पर, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सभापति मिल करके अनेक कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लें और जो कुछ भी पहले जो कार्यक्रम किया गया विधान परिषद की तरफ से, उसमें जो सब चीजें आई हैं और अब जो आप कर रहे हैं, मिल करके पहले प्रिंट करके बांटा गया था, फिर से उन सब चीजों को मिला करके और जितने सदस्य उनको बांटा जाए। और एक सुझाव मेरा और है कि एक कार्यक्रम जो आप सोच रहे हैं 3-4 कार्यक्रम करने का, उसमें से एक कार्यक्रम में हमारे जितने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य वो तो रहे ही, पूर्व सदस्य भी जो भी हैं उन सभी लोगों को बुलाइए और जो पूर्व सदस्य हैं वो आएंगे, उनको आने जाने का इंतजाम भी हम लोगों को करना चाहिए, उनके रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। और बड़ी खुशी होगी जो काफी उम्र वाले आ जाएंगे तो कैसा लगेगा सब लोगों को। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को सबकी बात सुननी चाहिए और नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए। जो आजादी की लड़ाई हुई है, बापू का जो संदेश है, जो कुछ भी काम हुआ है और बिहार से जो शुरुआत हुई और जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई और उसके बाद आप सोच लीजिए 17 में और मात्र जब यहां से काम शुरू हुआ, बिहार की ऐसी स्थिति बनती गई कि 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। इसलिए उसका बहुत महत्व है और आप जानते हैं उन सब चीजों को और बापू के जीवन को, उनका क्या कहना था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो बापू का जो कुछ भी काम था, जो भी उनका जीवन था, उसको आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो चंपारण सत्याग्रह के बाद से काम शुरू किया है, सभी स्कूलों में बच्चों को गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनको एक एक चीज को बताया जाता है, एक एक चीज को। हम तो चाहेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को भी जो 2 किताबें, उन किताबों को भी दिया जाएगा कि बापू के बारे में जो कुछ भी बात होती है वो कैसी बातें। और बापू की बात तो आप जानते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में भी लिख दिया गया है। कभी कभी जब बैठते हैं तो उसको देखिएगा, बापू ने उपदेश दिया है और कहा है, बापू ने 7 सामाजिक पाप कर्म से वंचित होना चाहिए। और क्या उन्होंने कहा था, जो लिखा हुआ विधान परिषद विधानसभा दोनों हॉल में देखिएगा, लिखा हुआ है 7 सामाजिक पाप, सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, धन का अर्जन करिए और काम ही नहीं करिए, बिना काम के धन का अर्जन करिएगा इधर उधर से बाएं दाएं से ला करके, बापू ने कहा वो सामाजिक पाप है। विवेक के बिना सुख, सुख आप सुखी रहते हैं, विवेक है ही नहीं आपका, तो विवेक के बिना सुख का भी कोई मतलब नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान, बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं होते, तो चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, बहुत लोग व्यापार करते हैं और नैतिकता नहीं है तो सामाजिक पाप है। यानी व्यापार होना चाहिए नैतिकता के साथ, ये बापू ने कहा। मानवता के बिना विज्ञान, अगर विज्ञान पर भी रिसर्च और उसमें अगर मानवता का बोध नहीं है तो वह भी एक सामाजिक पाप है। और त्याग के बिना पूजा, खाली पूजा करिए अत्याग नहीं। लोग एक एक कामना करते रहता है पूजा करने में, आप खुद गड़बड़ करता है, तो त्याग के बिना जो पूजा करता है उस पूजा का कोई मतलब है। बहुत तरह का लोग पुजारी है और लेकिन त्यागी नहीं है भीतर से, तो त्याग के बिना पूजा। तो बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा, इस बात को सब जगह लिखा हुआ है, हम लोगों को करना चाहिए और नई पीढ़ी को उसके बारे में बताना चाहिए। और आप जानते हैं कि हम लोग एक साथ बैठे 13 तारीख को जुलाई में 13 जुलाई को 2019 में यहीं पर बैठक हुई विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों के बीच में,
और उसके लिए जो पर्यावरण से संकट से मुक्ति के लिए जो कितना बढ़िया 8-9 घंटा का डिबेट हुआ, सब लोगों ने अपनी राय दी और मिला जुला करके उसी के बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है और इसका नामकरण आप सब लोगों के समक्ष, जो विधानसभा विधान परिषद के समक्ष यहीं पर हम लोगों ने किया था, यहीं से बोल रहे थे और सबकी बात सुन करके नाम दिया जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये सब काम किया गया। और उपदेश कहां से मिला? बापू ने क्या कहा था? बापू, अब सोच लीजिए, 100 साल पहले पर्यावरण के प्रति उस समय लोगों को इस तरह से एहसास भी नहीं। दुनिया भर में तो आज 50 साल पहले से ये सब शुरू हुआ, इस पर चर्चा शुरू हुई है। और उस समय भी उन्होंने कहा था कि देखो, ये पृथ्वी सबकी जरूरत को पूरा कर दे सकता है, लेकिन मन में अगर लालच का भाव है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। ये बापू ने कहा। तो समझ लीजिए कि बापू ने जो बातें कही है, हम इसको आत्मसात करें और नई पीढ़ी को इन सब बातों के लिए प्रेरित करें, तो आप समझ लीजिए समाज सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा। जो कई प्रकार का संकट आजकल, जो कई तरह की चीजें जो आ रही है दुनिया भर में, उन सबों से छुटकारा मिलेगा। और मुझको तो भाई अपना है, अब ऐसे तो एक्सपर्ट लोग बताएंगे, लेकिन जैसा जिस तरह का कोरोना आया है, अब जिस तरह से जितना लंबा दिन चला है, जितने लोग प्रभावित हुए हैं, हमको तो लगता है कि ये नेचुरल वे में नहीं आया, ये जरूर गड़बड़ी है। जो आर्टिफिशियल कई तरह का काम होता रहता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और खास करके चाइना में, वहीं से ये चला है कुछ न कुछ। अब सोच लीजिए आगे भी कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिए वैसी परिस्थिति में हम लोगों को इन सब चीजों पर भी सजग होना होगा और सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग सब इकट्ठा हुए। अब काफी समय बीत गया, अब आप लोगों को ये सब 2 बज गया है, जबकि खत्म हो जाना था 1:15 में। पूर्व अध्यक्ष महोदय को बोलना था, विजय कुमार चौधरी जी को, अब वो बोलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, आप बहुत ही प्रेम से सब लोगों ने अपनी बात रखी है, बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है। तो ये मिल करके, चाहे राजनीतिक रूप से अलग थलग रहें, लेकिन मिल करके लोकतांत्रिक रूप से सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और मिल करके ऐसा काम हम सब लोगों को करना चाहिए कि समाज आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और पर्यावरण का हम सब मिलकर संरक्षण करें, ताकि नई पीढ़ी को ठीक ढंग से अवसर मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को ये जो 100 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुनः मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूं। अब मैं माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध करती हूं। आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा जी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश बाबू, हमारे दोनों सम्मानित उप मुख्यमंत्रीगण श्री तारकिशोर बाबू, श्रीमती रेणु जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, इस समारोह में उपस्थित बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सभी सम्मानित सदस्यगण, दोनों सदनों के सचिवगण के साथ उपस्थित तमाम पदाधिकारी और कर्मचारीगण और हमारे मीडिया के साथीगण, अब आज के कार्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र के समाप्ति की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं
और अंतिम औपचारिक कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन का मुझे करना है। आप सबको मालूम है कि इस सत्र के बाद द्वितीय पाली में माननीय सदस्यों के ज्ञानवर्धन के लिए भी प्रबोधन का कार्यक्रम जो माननीय अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है वो होना है। उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको माननीय सदस्यों को दी जाएगी, जिसका भी लाभ आप अवश्य उठाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे विधान परिषद के कार्यकारी सभापति और आप सब उपस्थित माननीय सदस्यों को मैं इस आयोजन में आप सबको भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सबको प्रसन्नता हुई होगी आज के इस कार्यक्रम में भाग लेके, और मुझे भी प्रसन्नता है, और इसलिए कुछ विशेष प्रसन्नता है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन के क्रम में बताया कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2016 में की थी। 7 फरवरी के इतिहास, इसकी प्रासंगिकता, इसका महत्व, इन सभी चीजों को पर जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो हमें लगा कि बिहार विधायिका के इतिहास में 7 फरवरी का एक अहम स्थान है और इसे हम लोगों को मनाना चाहिए। हम लोगों ने 2016 से शुरुआत की और आज मुझे खुशी है और हम धन्यवाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी को भी देना चाहते हैं कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत 5 वर्ष पहले हम लोगों ने की थी, उसको ये आज और भी अच्छे ढंग से मना रहे हैं। इसके लिए इनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और स्वाभाविक रूप से चाहे कार्यक्रम की शुरुआत हमारे समय में हुई हो या जिस रूप में शताब्दी वर्ष के रूप में वर्तमान अध्यक्ष मनाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर सरकार का सहयोग न हो, या यूं कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की रुचि अगर इस कार्यक्रम में न हो, तो ये कार्यक्रम इस ढंग से न पहले सफल होता न आज सफल होता। इसलिए भी मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और इसको 2016 से जब हमने मनाना शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्मरण होगा कि उसमें आज जैसे द्वितीय सत्र में प्रबोधन का कार्यक्रम है, उस बार उसमें हम लोगों ने जो संसदीय प्रणाली के विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी और जीसी मल्होत्रा जी, उनको हम लोगों ने बुलाया था। और उस कार्यक्रम में जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों या विधायकों की भूमिका विषय पर इन्होंने प्रकाश डाला है, उस कार्यक्रम में 16 के कार्यक्रम में एक हम सफल विधायक कैसे बने, इस पर इनका बड़ा प्रभावकारी और रोचक व्याख्यान हुआ था 2016 में। और उस समय से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। 2017 में हमारे बहुत से पुराने माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब हम लोगों ने ये स्थापना दिवस या इस भवन के वर्षगांठ दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था, उस समय देश के इतिहास में पहली बार किसी विधायिका के द्वारा, जो हम लोग सब लोग थे, 100 से अधिक विधायकों ने सामूहिक रक्तदान किया था। हम लोग 100 से अधिक विधायकों ने रक्तदान किया था और उस रक्त को पीएमसीएच में खास तौर से हम लोगों ने भिजवाया था, जहां पूरे बिहार के गरीब लोग भी इलाज कराने आते हैं। और हम लोगों की सोच भी यही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद कि भाई विधायकों का खून है तो इससे गरीबों का ही जान बचना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जो विधायकों ने रक्तदान किया था उसको पीएमसीएच में गरीबों के लिए, और एक बार 1 यूनिट जो हम लोग खून देते हैं उससे 3 मरीजों का इलाज होता है, उनकी जान बचती है। तो समझ लीजिए कि इस
दिवस की महानता हम लोगों ने इस रूप में मनाई है। और एक तो चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कर दी कि जब इसका 19 में हम लोग मना रहे थे तो संयोग से इनके कल्पना का यह भवन, विस्तारित भवन और यह सेंट्रल हॉल, ये अच्छा संयोग था कि उसी समय बनकर तैयार हुआ। तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते मेरे मन में ये भाव आया कि अगर इसके उद्घाटन का समय इसी समय हो सकता है तो हमने इसको स्थापना दिवस या वर्षगांठ दिवस के साथ जोड़ दिया। और हम मुख्यमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी इसमें सहमति दी और हम लोगों ने उस कार्यक्रम को भी अच्छे ढंग से मनाया था। और बहुत सारे सदस्यों को याद होगा कि उस समय हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी, जो दास्ताने कर्ण, जो दास्तान गोई के अभी पूरे मुल्क के अजीम मतलब शाहकार हैं महमूद फारूकी जी, उन्होंने आके शानदार प्रस्तुति दी थी। इसी ढंग से हम लोगों ने पिछले बार भी कराया था। तो ये सब कार्यक्रम हम लोग 7 फरवरी के दिन का स्मरण करने के लिए करते रहते हैं और इसकी प्रासंगिकता भी है। ये हमें एहसास दिलाता है, ये हमें बोध कराता है कि हम कितने ऐतिहासिक सदन के सदस्य हैं। हम सब समझिए कि खुशनसीब हैं कि बिहार की जनता हमें अपना विश्वास देके यहां भेजती है। हमारे आपके अलावे भी न जाने सैकड़ों, हजारों, लाखों जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। हम आप भाग्यशाली हैं कि बिहार की जनता ने हमें चुनकर उस सदन का सदस्य बनाया है जिसका आज 100 वर्ष का इतिहास हो रहा है। और ये अपना बिहार की विधायिका जी होए, ये कोई साधारण विधायिका नहीं है। हमारा इतिहास गौरवशाली। 1950-51 में ही हम लोगों ने जो कानून बनाया था, बिहार रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको बटाईदारी, ये जमींदारी उन्मूलन कानून कहते हैं, ये समझ लीजिए कि उस समय संविधान के पहले संशोधन का कारक बना था। देश का संविधान बना, सब लोग जानते हैं, हम लोग संविधान की कसम भी खाते हैं। और 50 में संविधान लागू हुआ और 51 में जो बिहार की विधायिका ने कानून बनाया, उस कानून को जब न्यायालय ने रोका तो संविधान में पहला संशोधन हुआ था। आज भी इतिहास में दर्ज है। ये अपने बिहार की विधायिका का महत्व है और हम सब आप उसी विधायिका के आज सदस्य हैं जनता के आशीर्वाद से। तो आज का दिवस मनाने की प्रासंगिकता यही है कि हमारे पूर्वजों ने या पहले के राजनेताओं ने, इस प्रदेश के राजनेताओं ने जिस कड़ी को आगे बढ़ाया है, जितना महत्वपूर्ण विधायी काम किया है, उस सब के परिप्रेक्ष्य में हमारा आपका दायित्व और कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग उस महान परंपरा को उसी रूप में आगे बढ़ाने के लिए आज के दिन संकल्पित करें। यही इस दिवस की प्रासंगिकता है। जिस तरह के भावना, जिस तरह के विचार हमारे सभी दल के माननीय नेताओं, सदस्यों ने व्यक्त की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है, और हम भी संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप सब लोगों से बात होते रहती है। सरकार हमेशा खुले दिल से चाहती है कि अधिक से अधिक समय सदन चले और उसमें सार्थक विमर्श हो। यह भी ख्याल रखना चाहिए कि सदन अधिक से अधिक समय चले, अधिक से अधिक सदस्य अपनी भावना रखें और विमर्श भी सार्थक हो, तभी प्रजातंत्र मजबूत होगा और हमारी विधायिका का भी नाम ऊंचा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप हम सब सक्षम हैं अपने विधायिका का मान बढ़ाने के लिए, इस दिवस पर हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से शुभकामना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने गौरवशाली परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे और ऊंचा ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री विजय कुमार चौधरी जी का, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। माननीय सदस्यगण एवं अन्य अतिथिगण, इस प्रथम सत्र के बाद विधानसभा परिसर में ही दिन के भोजन की व्यवस्था है। इस विस्तारित भवन से मुख्य भवन जाने के बीच में ही यह व्यवस्था, कृपया आप भोजन अवश्य करें। पुनः हम लोग दूसरे सत्र के लिए यहाँ 2:45 बजे उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करती हूं और मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का उद्घाटन सत्र में आप सभी आए और उद्घाटन सत्र को विधिवत रूप से इसका शुभारंभ हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबों से द्वितीय सत्र में 2:45 पर पुनः मुलाकात होगी। आप सभी के लिए, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, दिवा भोज यानी दिन के खाने की व्यवस्था की गई है। आप सभी उस ओर प्रस्थान करें। आप सबसे यही निवेदन है। धन्यवाद।